नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। ओवल टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत, इंग्लैंड को 6 रन से हराया। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर। बिहार में एसआईआर को लेकर संसद में हंगामा, विपक्षी दलों की एसआईआर पर संसद में चर्चा की मांग। 2 वोटर आईडी कार्ड के मामले में बुरे फंसे तेजस्वी यादव, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब। दूसरा वोटर आईडी कार्ड जमा कराने के निर्देश। दीघा थाने में एक वकील ने तेजस्वी के खिलाफ की शिकायत। चीन से तनाव पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को फटकार, पूछा आपके पास क्या सबूत है कि चीन ने जमीन हड़प ली। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा राहुल गांधी अपरिपक्व नेता। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 4 दिन से जारी है आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। सेना ने आज ड्रोन से बरसाए बम। अब तक मारे जा चुके हैं 3 आतंकी। 4 से 5 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में बढ़त, सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में रही खरीदारी, निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग। टेस्ला ने भारत में लगाया अपना पहला सुपर चार्जिंग स्टेशन। V4 सुपर चार्जर से आधा घंटे से कम समय में टेस्ला गाड़ी होगी फुल चार्ज। जल्द ही 7 और जगहों पर लगेंगे सुपर चार्जर। प्रयागराज में बाढ़ से आई आफत, गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर। 60 से ज्यादा मोहल्ले और गांव पानी में डूबे। वाराणसी में भी गंगा नदी उफान पर। और खबर बिहार से, जहां पर एसआईआर पर सियासत बढ़ती जा रही है। तेजस्वी यादव इसके खिलाफ लगातार मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने एक ईपीआईसी नंबर दिखाते हुए दावा किया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने इस दावे का खंडन कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि मतदाता सूची में जो ईपीआईसी नंबर है वही विपक्ष के नेता ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने हलफनामे में जमा किया था। अगर उनके पास किसी और नंबर वाला कोई दूसरा ईपीआईसी कार्ड है तो ये जांच का विषय है। इसके बाद अब चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया है। वहीं तेजस्वी यादव के खिलाफ 2 ईपीआईसी नंबर रखने को लेकर पटना के दीघा थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। तो तेजस्वी यादव के 2 ईपीआईसी नंबर होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी नेता को घेरा और कहा कि तेजस्वी भ्रम फैला रहे हैं। ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। और ये एक ऐसा संवैधानिक संस्थान है, इसको भी ये कभी नहीं बख्शा। गाली देने का काम, क्या क्या नहीं कहा। तो जो अपने को भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव इतने नीचे झूठ बोल करके भ्रम फैलाएंगे तो वो संस्थान तो आखिर अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ आरजेडी नेता मनोज झा ने दावा किया कि तेजस्वी के सवालों का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा और चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रहा है। तेजस्वी यादव ने 21 सवाल पूछे थे, एक का भी जवाब। आपको एक मात्र सवाल देता हूं कि जिनका नाम डिलीट हुआ है, आपने वो लिस्ट दी है, उसमें ना बूथ लेवल है, बूथ नंबर है, ना ईपीआईसी है। किसको झांसे में रख रहे हैं जनाब? झांसे में मत रखिए और बहुत महंगा पड़ेगा। इसको चेतावनी समझी जाए। आपको बता दें, एसआईआर को लेकर संग्राम दिल्ली में भी बढ़ता जा रहा है। संसद के अंदर और बाहर इस पर चर्चा की मांग की जा रही है। एनडीए के सहयोगी जहां तेजस्वी पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस तेजस्वी का बचाव करती दिख रही है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां एसआईआर पर संसद में बहस की मांग कर रही हैं। वहीं बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी 10 अगस्त से मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें, ये यात्रा सासाराम से शुरू होगी और राज्य के अलग अलग हिस्सों से होते हुए पटना में खत्म होगी।
वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने कहा कि एसआईआर का मुद्दा बड़ा सवाल है और इस पर संसद में बहस होनी चाहिए। आप लोग अभी भी उठाना चाहते हैं? आपको नहीं लगता उठाना चाहिए? बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों ना उठाए हम? और सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए, चर्चा करें और आगे बढ़े, क्यों नहीं? वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के मुताबिक तेजस्वी जो मांग कर रहे हैं वो गलत है और जिसके पास नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं है उनको आखिर कैसे मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है, ये भी कहना है लल्लन सिंह का। कि गलत इपिक नंबर पर अपना वोटर लिस्ट निकाल रहे हैं। अरे भाई, सही इपिक नंबर डालिएगा तो सही निकलेगा, गलत डालिएगा तो गलत निकलेगा। तो अब इस तरह के फर्जीवाड़ा को हल्ला करके रोज सच तो नहीं होगा ना। एसआईआर के विरोध का कारण क्या है? यही ना कि जो फर्जीवाड़ा से वोटर लिस्ट में घुस गया उसको वोटर बनाए रखी। तेजस्वी, एसआईआर और तकरार, आज आवाज अड्डा में इसी खास मुद्दे पर होगी चर्चा। जरूर देखिए शाम 7:57 पर। भारत चीन तनाव पर की गई एक टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ये विवादित टिप्पणी की थी। इसे लेकर दर्ज मुकदमे को निरस्त कराने पहुंचे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुनाई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि आपको कैसे पता चल गया कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली? क्या आपके पास इसके कोई सबूत थे? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कह सकते। जब सीमा पर झड़प की स्थिति हो तब दोनों तरफ की सेना को नुकसान पहुंचाना कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहुल के खिलाफ लखनऊ में चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर दिया बिना तर्क कहने से हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो। हमारा तो सुनता नहीं हुआ। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया, अब तो चुप होना चाहिए। हम तो मानते हैं कि हम जिम्मेदार लोग हैं। राहुल गांधी भी जिम्मेदारी उसमें आते हैं, हम भी जिम्मेदारी का श्रेणी में आते हैं। हम लोग सबको जनता ने चुन के भेजा है, तो हर बात सोच समझ के बोलना चाहिए। दिल्ली सरकार स्कूल फीस को लेकर नया बिल लाने जा रही है, लेकिन अभिभावक इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अभिभावक मानते हैं कि सरकार फीस तय करने में स्कूलों को खुली छूट दे रही है। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं कि इस बिल में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से अभिभावक इसका विरोध कर रहे हैं? जो दिल्ली स्कूल फीस रेगुलेशन बिल राजधानी के सभी प्राइवेट स्कूल्स पर लागू होगा। इसका जो मुख्य मकसद है स्कूल फी का रेगुलेशन करना। जो मुख्य बातें हैं, एक कमेटी बनाई जाएगी स्कूल के स्तर पर जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स होंगे, पेरेंट्स भी उसमें शामिल होंगे और वो निर्धारण करेगी कि स्कूल की फीस कितनी बढ़नी चाहिए। लेकिन एक बार स्कूल की फीस बढ़ जाती है फिर 3 साल तक उसे और नहीं बढ़ाया जा सकेगा। और अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है स्कूल के द्वारा तो पहली गलती पर 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी, दूसरी गलती पर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान है। साथ ही अगर किसी छात्र से गलत फीस ले ली जाती है तो उसको 20 दिन के अंदर उसे वापस करना पड़ेगा। अन्यथा जो जुर्माना है वो 20 दिन के बाद दोगुना हो जाएगा, 40 दिन के बाद तिगुना हो जाएगा। इस तरह के कई सारे प्रावधान इसमें रखे गए हैं। लेकिन कई सारे जो पेरेंट एसोसिएशन हैं वो अभी इससे खुश नहीं नजर आ रहे हैं इस बिल से। उनका कहना है कि इस बिल ने पेरेंट्स के जो अधिकार हैं उनको काफ़ी हद तक कम कर दिया है। अधिकतर जो अधिकार हैं वो इस कमेटी के होंगे, स्कूल के होंगे, स्कूल मैनेजमेंट के होंगे। मसलन अगर स्कूल फीस को लेकर किसी पेरेंट को अपील करनी है कि स्कूल की जो फीस बढ़ाई गई है वो गलत बढ़ाई गई है तो कम से कम 15% पेरेंट्स की मंजूरी ज़रूरी होगी, जो कि अभिभावकों का कहना है कि ऐसा करना संभव नहीं है उनके लिए। साथ ही CAG ऑडिट का कोई जो प्रावधान है इसमें नहीं रखा गया है। तो जो पेरेंट एसोसिएशन है राजधानी के वो डिमांड कर रहे हैं कि इस प्रावधान को बदला जाए और अगर कोई भी किसी भी पेरेंट को अगर लगता है कि स्कूल फीस ज़्यादा है तो कम से कम उसे अपील करने का अधिकार हो। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से रोहन बता रहे थे कि इस बिल में कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर पेरेंट्स को आपत्ति है, लेकिन सबसे ज़्यादा एतराज़ इस बात पर है कि अगर कोई पेरेंट शिकायत करना चाहता है तो उसे कम से कम 15% पेरेंट्स की सहमति लेना ज़रूरी होगा। मेरे हिसाब से पर्सनल व्यू के हिसाब से ये संभव नहीं लगता कि 15% एटलीस्ट अगर मिनिमम जो है
आपका एक स्कूल का स्टूडेंट 3000 है तो उसका 15% राउंड अबाउट हो गया 450 के आसपास। तो उसको गैदर करना या वो करना वो पॉसिबल पेरेंट्स के लिए है एटलीस्ट। कुछ इसका बीच का सोल्यूशन होना चाहिए कि हाँ पेरेंट्स की बात भी रखी जाए और स्कूल की बात भी रखी जाए। फीस तो है ही, फीस के आधार अदरवाइज भी और भी कुछ न कुछ ये लगा ही रहते हैं हर महीने कोई न कोई ऐसे खर्चे आते ही रहते हैं। पेपर जो है बच्चों के उसमें रख के जो पेरेंट्स को देना पड़ता है। तो क्या दिल्ली सरकार फीस तय करने के मामले में स्कूलों को खुली छूट दे रही है? इसी पर आज हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा करेंगे। शाम 5:57 पर जरूर देखिए फीस का मसला, कमेटी का फैसला। टेस्ला ने भारत में अपना पहला चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है। कंपनी ने V4 सुपर चार्जर इंस्टॉल किया है जिसका पावर आउटपुट 250 वॉट का है। देश में टेस्ला की तरफ से ये पहला चार्जिंग स्टेशन है जो मुंबई के BKC में लगाया गया है। तो क्या है खासियत इस सुपर चार्जिंग स्टेशन की, बता रहे हैं कुमार संजय। टेस्ला ने अब भारत में अपना पहला सुपर चार्जर इंस्टॉल कर दिया है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे 4 सुपर चार्जर यहाँ पर लगे हुए हैं और इसका नाम है V4। टेस्ला के पास V1 चार्जर है, V2 है, V3 है और V4 है और इसकी कैपेसिटी है 250 किलोवाट। अगर आपकी गाड़ी में 100 किलोवाट बैटरी पैक इंस्टॉल है तो आप समझ सकते हैं कि ये आधे घंटे से कम समय में फुल चार्ज हो जाएगी अगर आप इस सुपर फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो। और मेरे सामने खड़ी है टेस्ला की Y मॉडल और ये 15 मिनट में इतनी चार्ज हो जाती है कि आराम से 267 किलोमीटर सफ़र आसानी से तय कर लेती है। और मैं बता दूं कि ये टेस्ला की तरफ से भारत में पहला सुपर चार्जर इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ कंपनी 7 और नए चार्जर इंस्टॉल करेगी, मुंबई में 3 और दिल्ली में 4। और कंपनी इस सुपर फास्ट चार्जर के साथ साथ एक और चार्जर इंस्टॉल की है जिसका नाम है AC चार्जर और इसकी कैपेसिटी है 11 किलोवाट। रही बात चार्जिंग रेट की कि चार्ज करने में कितना आपको पैसा पे करना पड़ेगा, मैं बता दूं जो कंपनी का कहना है, जो टेस्ला कंपनी है उसका कहना है कि इस सुपर फास्ट चार्जर से अगर आप गाड़ी चार्ज करते हैं तो करीब आपको 24 रुपीज़ यानी 24 रुपया पर किलोवाट आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको टैक्स और सरचार्ज शामिल नहीं है। इसके साथ अगर आप 11 किलोवाट जो AC चार्जर है उससे अगर आप गाड़ी चार्ज करते हैं तो उसका जो आपको चार्ज है 14 रुपीज़ पर किलोवाट, जिसमें आपको टैक्स और जो सरचार्ज है वो इंक्लूड नहीं है। और इसे चार्ज करना काफ़ी आसान है। मैं बता दूं ये आपका चार्जिंग सेंटर है और ये आपका चार्जिंग गन है। यहाँ पर प्रेस कीजिए, प्रेस करने के बाद इसे गन को निकालिए और निकालने के बाद ऑटोमेटिकली जो टेस्ला कार खड़ी है उसका जो फ्लैप है खुल जाता है और यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका ब्लू लाइट ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद आप गाड़ी ये ग्रीन लाइट आ जाता है और ग्रीन लाइट आते ही समझ ले कि गाड़ी चार्जिंग में है और गाड़ी चार्ज हो रही है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि इस जो आप टेस्ला सुपर चार्जर भी देख रहे हैं इससे सिर्फ और सिर्फ टेस्ला गाड़ी ही चार्ज होगी, बाकी गाड़ी चार्ज नहीं होगी। कुमार संजय, मुंबई। भारतीय एयरटेल अब क्लाउड सर्विसेज भी देगी। स्वदेशी क्लाउड से क्या फायदा होगा और इससे भारतीय एयरटेल का रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, इस पर भारतीय एयरटेल के MD गोपाल विट्ठल से खास बातचीत की संवाददाता असीम मनचंदा ने। देखिए। हमारे साथ इस वक्त गोपाल विट्ठल है, भारतीय एयरटेल के MD हैं। सबसे पहले तो ट्रांजिशन के बारे में समझना चाहेंगे फ्रॉम ए सर्विस प्रोवाइडर टू ए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। व्हाई आई थिंक दैट हमको बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी क्योंकि हम अपने आप काम कर रहे हैं, 7 साल से हम ये कर ही रहे हैं। हम अपना पूरा एप्लीकेशंस क्लाउड पे चलाते हैं। हमारा क्लाउड बहुत बड़ा क्लाउड है। स्टोरेज के हिसाब से मुकाबले में तो हम इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लाउड्स मानते हैं। और सेकंड चीज़, हम अपना जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाए हमारे खुद के लिए खुद चला रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हम एक्सटेंड कर रहे हैं। वो इसलिए हमने सिंगटेल से भी कॉन्ट्रैक्ट जीता है, ग्लोब टेलीकॉम से भी कॉन्ट्रैक्ट जीता है, एयरटेल अफ्रीका हमारा पूरा सॉफ्टवेयर ले रहा है और यहाँ भी हम 60-70 कस्टमर से ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, बहुत इंटरेस्टेड है। सो वी विल सी हाउ दिस गोज आउट। गोइंग फॉरवर्ड आपको इससे रेवेन्यू कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? रेवेन्यू अब देखिए, हमको पहली बात यह है कि हम कैन वी गेट मोर कंपनीज बाइंग अस, एंड अगर इस साल हम कंपनीज के साथ सक्सेसफुल हुए तो उसके बाद हम ज़रूर टारगेट लगाएंगे। राइट नाउ इट्स अ अर्ली स्टेप, वी हैव जस्ट टेकन अ बेबी स्टेप टू गेट इनटू सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज।
तो ये हम अभी हम उसका सक्सेस देखेंगे कैसे अडॉप्शन है, उसके बाद हम टारगेट सेट करेंगे. Right, and data will be stored on Tata Next. Yeah, data will be stored in India. It's a fully sovereign cloud. सरकार ने एक बार फिर जरूरी दवाओं की कीमतें घटाई हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने 37 जरूरी दवाओं की कीमतें 10 से 15% तक घटाई हैं। नई कीमतें 35 अलग अलग फार्मूलों पर लागू होंगी जिन्हें बड़ी दवा कंपनियां बनाती और बेचती हैं। इसमें दर्द और बुखार की पैरासीटामोल और ट्रिप्सिन, हृदय रोग की 2 दवा, शुगर की 3 दवा और विटामिन डी की दवाइयां शामिल हैं। इससे पहले सरकार ने पिछले साल मई में 8 शेड्यूल दवाओं की मैक्सिमम प्राइस को बढ़ाने का फैसला किया था। इन दवाओं का इस्तेमाल अस्थमा, टीबी, ग्लूकोमा के साथ कई दूसरी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में कुछ दवाओं की कीमतों में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, जिससे मरीजों को दिक्कत हो रही थी। इसी को देखते हुए 37 जरूरी दवाओं की कीमतें घटाई गई हैं। अनाप शनाप मेडिकल बिलिंग के लिए प्राइवेट अस्पताल इंपोर्टेड डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली घरेलू कंपनियों ने सरकार से इसकी शिकायत की है। इंडस्ट्री का आरोप है कि प्राइवेट हॉस्पिटल बिना एमआरपी या ज़्यादा एमआरपी वाले इंपोर्टेड डिवाइसेस की कीमत को जबरन मरीजों से वसूलती हैं ताकि ज़्यादा कमाई की जा सके। प्राइवेट अस्पताल में इलाज महंगा होने की एक वजह है ग्लव्स, मास्क, पीपीई किट, सीरिंज, कैनुला, नीडल्स जैसे कंज्यूमेबल्स जो इंपोर्टेड होते हैं। इनकी या तो एमआरपी बढ़ा चढ़ाकर लिखी जाती है या फिर एमआरपी होती ही नहीं है, जबकि घरेलू कंपनियां बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन करती हैं और सस्ते में एक्सपोर्ट भी करती हैं। नॉर्मली अस्पताल आपको कोई चॉइस नहीं देता, वो उसकी कोशिश होती है कि वो इंपोर्टेड ब्रांड ही आपके ऊपर लगाए, पुश करे, क्योंकि उसमें मुनाफा उसको ज्यादा मिलता है। आपको आश्वासन देंगे कि ये बढ़िया ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी है, अमेरिकन है, जर्मन है, जापानी है, आपके हित में है। एक मोबाइल फोन या टेलीविजन की तरह आप डिस्काउंट के लिए नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं ना। कई बार आपको चॉइस मिलेगी कि वो इंडियन ब्रांड आपके ऊपर यूज करे, जो कि शायद सस्ता आपको मिल सकता है। वाणिज्य मंत्रालय में हाल में हुई एक बैठक में घरेलू मेडिकल इक्विपमेंट कंपनियों ने सरकार से शिकायत की है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स घरेलू कंपनियों की बजाय इंपोर्ट को तरजीह देते हैं। सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय अब इस मुद्दे को एनपीपीए यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी और स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने उठा सकता है, ताकि इलाज और सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाले कॉमन मेडिकल इक्विपमेंट्स की कीमतों को कैप किया जा सके। बैठक में ये भी बताया गया कि मामूली ड्यूटी देकर इंपोर्ट किए गए माल पर ज्यादा मार्जिन और कमीशन का लालच भी दिया जाता है। लिहाजा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की दिलचस्पी घरेलू मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं होती। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में तेजी रही। बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 419 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी में 157 पॉइंट की तेजी रही। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी खरीदारी रही। डिटेल्स बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार में क्या शानदार मूव्स देखने को मिले। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो वहां पे बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक लगाट बना हुआ था, लेकिन आखिरी तक आते आते इसने भी एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। निफ्टी में अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले हैं। सेंसेक्स भी करीब करीब 419 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ है। डिफेंस में अच्छा खासा रुझान देखने को मिला है, करीबन 3% की बढ़त देखने को मिली है। IT, मेटल, रियलिटी, सारी ही जगह जो जोश है वो काफी ज्यादा हायर साइड पर है। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के में किस तरीके का देखने को मिला है। निफ्टी में हीरो मोटोकॉर्प सेल्स नंबर्स आए हैं जुलाई के, जिसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम। टाटा स्टील में 4.5% की तेजी, BEL 3.5% और अडानी पोर्ट्स भी करीब करीब 3% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में देखिए पावर ग्रिड यहाँ पे हमें 1.25% की गिरावट देखने को मिली है। HDFC बैंक 1%, ONGC करीब करीब 1% और अपोलो हॉस्पिटल भी करीबन 1% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। मिड कैप की बात कर लेते हैं। AB कैपिटल यहाँ पे अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है, करीबन 11% की तेजी। डिलीवरी नंबर्स आए, नंबर्स के बाद स्ट्रीट ने रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद 7.5% का हमें इजाफा। UPL के नंबर्स आए और ब्रोकरेज का रुझान भी काफी ज्यादा हायर साइड में। NLC इंडिया यहाँ पे भी करीब करीब 5% की तेजी हमें देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए, सुंदरम फाइनेंस में 2.5% की कमजोरी, सुजलॉन में करीब 2.25%, ऑयल इंडिया 1.5% और पेज इंडस्ट्री 1.5% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
ट्रम्प टैरिफ और अमेरिका के साथ ट्रेड डील की अनिश्चितता एक्सपोर्टर्स पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा असर पेनल्टी के ऐलान का पड़ा है। अमेरिकन बायर्स ऑर्डर देने में हिचकिचाने लगे हैं। ऐसे में एक्सपोर्टर्स सरकार से एक शॉर्ट टर्म आर्थिक पैकेज या सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में देरी हो रही है और ट्रंप ने टैरिफ और पेनल्टी का ऐलान कर दिया है। देश के एक्सपोर्टर्स का कहना है कि वियतनाम, तुर्की, फिलीपींस जैसे देशों पर 15 से 20% टैरिफ लगा है और भारत पर 25%। नतीजा, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के ग्लोबल बाजार में टिकना मुश्किल हो जाएगा। वहीं कुछ एक्सपोर्टर सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। आज के कंपटीशन और ग्लोबलाइजेशन में जहां 2-3% के प्राइस डिफरेंस में ऑर्डर चले जाते हैं और वहां पे इतने फर्क से तो हम यूएस के साथ एक्सपोर्ट्स पूरी तरह से हमारा खत्म हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि हमें पेशेंस रखना चाहिए। हमारी सरकार इसमें नेगोशिएट कर रही है और हमें किसी भी तरीके से प्रेशर में नहीं आना चाहिए। हम लोगों की अपनी एक बड़ी मार्केट है, हिंदुस्तान की एक बड़ी मार्केट है। कुछ टाइम की बात है क्योंकि ट्रंप सरकार ने अपने बयान टाइम से टाइम पे बदलते रहते हैं। मुझे लगता है कि 25% वाला भी टिकने वाला नहीं है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन FIO का कहना है कि 25% टैरिफ के झटके से शॉर्ट टर्म में उबरना मुश्किल होगा क्योंकि इतनी जल्दी यूएस से हटकर दूसरे बाजार में शिफ्ट नहीं किया जा सकता। लिहाजा सरकार को फौरी मदद के तौर पर यूएस सेंट्रिक पैकेज का ऐलान करना चाहिए। सरकार लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, टैक्स, इंटरेस्ट सबवेंशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन में सीधा सपोर्ट दे सकती है। ऐसी सिचुएशन में हम एक्सपोर्टर्स सब चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा सा आगे आए और जो कॉस्ट डिसेबिलिटी फैक्टर्स इंडियन इकोनॉमी के हैं उनको देखते हुए फॉर ए लिमिटेड पीरियड, जब तक BTA नहीं हो सकता, थोड़ा सपोर्ट अगर गवर्नमेंट कर देगी तो जो हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो स्टार्ट फ्लोइंग हो जाएंगे। इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज इस समय थोड़ा सी चिंता की बात हो रही है। बजट में सरकार ने 2250 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम का ऐलान किया था, लेकिन वो भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। भारतीय एक्सपोर्टरों को रेसिप्रोकल टैरिफ से ज्यादा चिंता इस वक्त पेनल्टी को लेकर है, क्योंकि पेनल्टी कितनी होगी ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी को भी नहीं पता। यही वजह है कि एक्सपोर्टर्स सरकार से कोई शॉर्ट टर्म सब्सिडी या सपोर्ट चाहते हैं ताकि उन्हें इस बड़े झटके से उबरने में मदद मिल सके। कैमरामैन गौरव त्यागी के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ से हालात अब बिगड़ने लगे हैं। 17 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें से 16 जिले गंगा और यमुना नदी के कहर से प्रभावित है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। करीब 60 से ज्यादा मोहल्ले और गांव पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। बाढ़ का आलम यह है कि पूरा इलाका समुंदर जैसा नजर आ रहा है। लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं और कई गांव में शहर से संपर्क कट चुका है। गली मोहल्लों में अब नाव चल रही है। राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। अब तक 6000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में पहुंचाए जा चुके हैं। प्रयागराज प्रशासन अलर्ट पर है और इसके साथ ही NDRF और SDRF के कर्मचारी लगातार रेस्क्यू में भी लगे हुए हैं। NDRF, SDRF के बोट लगातार जो लोग फंसे हुए हैं अंदर उनको बाहर निकालने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। यहाँ देख पा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे जो वाटर लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में NDRF, SDRF के जवान उन लोगों को रेस्क्यू करते हुए जो लोग अंदर बाढ़ में फंसे हुए हैं। यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर जो है वो NDRF, SDRF यहाँ पर श्रद्धालुओं के बीच, यहाँ पर आम लोगों के बीच में है और इनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन तस्वीर यहाँ पर देख लीजिए, पूरी तरीके से जलमग्न है। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में NDRF, SDRF की टीम है। इनसे भी हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ ये आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? गली से निकाल के आ रहे हैं लोगों को, हम गली से निकाल के ला रहे हैं। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लगातार भागम चल रहा है। कितने लोगों को अभी तक आप लोग रेस्क्यू किए होंगे? अभी हम लगभग 60 आदमी को निकाल दिए हैं, उधर इधर मिलाकर 60 आदमी को निकाल दिए हैं। तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? अंदर 17 नंबर गली। सर बहुत ज्यादा पानी है? बहुत ज्यादा पानी है, हम लोग डूबने कगार पे हैं। डूबने की कगार पे थे। तो देखिए लगातार NDRF, SDRF जी क्या कह रहे हैं आप? 15 फीट पानी है आगे। 15 फीट पानी है। इनका कहना है कि 15 फीट पानी है। अंदर पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। जी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। लोग फंसे हुए हैं कई दिनों से। तीन दिन से कंटिन्यू ये ऑपरेशन चल रहा है। 3 दिन से कंटिन्यू इनका ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। ऐसा जो NDRF के लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका कहना है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।